माय डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको हमारी स्टोरी पसंद भी आ रही है। तो देखते हैं आगे तेरे लेके एपिसोड 142 में आगे क्या हुआ। कहानी अब तक कही जो कि रणविजय से नाराज थी और उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रणविजय उसके करीब जाना चाहता था, उसे अपना बनाना चाहता था। लेकिन कही गुस्से में उससे दूर हो रही थी, तो रणविजय ने उसे जाने दिया और फिर खुद उसे कपूर मैंशन छोड़ने के लिए गया। वहां पर कई जो कि गाड़ी में बैठी थी उसके साथ में, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। जब रणविजय ने उससे कहा कपूर मेंशन आ गया है, अब तुम जा सकती हो, तो कई ने गुस्से में उसके लिप्स पर बाइट कर लिया और वहां से चली गई। रणविजय भी मुस्कुरा दिया। इधर दूसरी तरफ शनाया और अनिरुद्ध के बीच में एक क्यूट सा मोमेंट चल रहा था, जहां पर शनाया बेड पर पिलो लगा रही थी और अनिरुद्ध उन्हें हटाने की बात कर रहा था और उसे फिर बाहों में लेकर सो गया था। इधर रियांस और रूही के बीच में पिलो फाइट और लड़ाई चल रही थी। सभी सरमैन मुस्कुरा रहे थे। रियांस ने रूही के लिए एक सरप्राइज प्लान भी बनाया था, जिसे देखकर रूही बहुत खुश हुई और फिर दोनों रोमांटिक मूवी देखने लगे। और रोमांटिक मूवी को देखते देखते दोनों के बीच में गर्मी सी बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। और रियांस ने रूही से कहा कि वो एक बच्चा चाहता है। रूही भी उससे मना कर रही थी कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसने बाकी सबको देखा था कितनी परेशानी होती है, इसलिए वो मना कर रही थी। लेकिन रियांस भी कहाँ मानने वाला था, इसलिए उसने रूही को बहुत परेशान किया और पूरी रात उसे अपना बनाने में लगा रहा। आज उसने रूही को अपना पूरी तरीके से बना लिया था। पहले वो उसे दर्द नहीं देता था, लेकिन इस बार उसने रूही को बेतहासा प्यार किया। अब आगे अस्वस्थ राणा अपने मेंशन में एक बड़े से सिंगल सोफे पर बैठा हुआ अपने सामने खड़े आदमी को बुरी तरह से घूर रहा था। वो आदमी अपनी कांपती आवाज में बोला, बॉस, बस आप हमें 2 दिन का वक्त दीजिए। आपका काम इन 2 दिनों में हम पूरा करके जरूर देंगे। जल्दी अब वो हमारे कब्जे में होगी। सामने खड़े आदमी की बात सुनकर अस्वस्थ राणा ने अपनी खतरनाक आवाज में कहा, जो काम तुम पिछले 3 महीने से नहीं कर पाए, वो भला तुम 2 दिन में कैसे कर लोगे? उस आदमी ने डरते हुए कहा, बॉस, बस 2 दिन का वक्त और दे दीजिए। इसके बाद अगर आप अपना काम नहीं कर पाए तो आप हमें जो सजा देंगे हमें मंजूर होगी। अस्वस्थ राणा ने कहा, ठीक है, सिर्फ 48 घंटे। इन 48 घंटों में कई मेरे पास होने चाहिए, वरना तुम्हें अपनी मौत की भीख मांगने का मौका भी नहीं दूंगा। उस आदमी को थोड़ी तसल्ली मिली, कम से कम उसे 2 दिन का वक्त तो मिला। उसने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, बॉस, अब शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। शिकार पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और जल्द ही हम उन्हें अपने कब्जे में ले लेंगे। अस्वस्थ राणा ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, ठीक है, अब दफा हो जाओ और लग जाओ काम पर। मुझे रिजल्ट चाहिए, वो भी 2 दिन के अंदर। वो आदमी जल्दी से जल्दी वहां से निकल गया, क्योंकि वैसे ही बस राणा के सामने खड़े होकर डर कर कांप रहा था और मनी मन अपनी जान की खैर मना रहा था। क्रिस्टी अस्वस्थ राणा के पास आई और उसके हाथ में ड्रिंक का गिलास पकड़ाकर उसकी गोद में बैठ गई और उसके चेहरे पर सिडक्टिव वे में अपनी उंगलियां फिराते हुए बोली, वैसे करोगे क्या तुम उस रणविजय की बीवी को अपने पास लाकर? क्या तुम उसे मार देने वाले हो? अस्वस्थ राणा ने एक नजर किस्टी पर डाली और फिर ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहा, उसके साथ में वही करूंगा जो मेरा भाई करने वाला था। उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। अब वो पूरी जिंदगी मेरी कैद में रहेगी। अस्वस्थ की बात सुनकर क्रिस्टी के चेहरे पर थोड़ी नागवारी वाले भाव आ गए। उसने थोड़ी नाराजगी से अस्वस्थ से पूछा, तो क्या तुम उसे सारी जिंदगी अपने पास रखोगे? अस्वस्थ क्रिस्टी के फेस एक्सप्रेशन देखकर समझ गया कि क्रिस्टी ये बात क्यों पूछ रही है, तो उसने क्रिस्टी की कमर को कसकर थाम लिया और उसे अपने करीब करते हुए कहा, हाँ, वो हमेशा मेरे पास रहेगी और तुम ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम भी हमेशा मेरे पास ही रहोगी। अस्वस्थ की बात से क्रिस्टी को तसल्ली नहीं मिली, क्योंकि उस रात पार्टी में उसने भी कई को देखा था और कई को देखकर वो समझ गई थी कि क्यों वो रणविजय को अपने जाल में नहीं फंसा सकी। कई की खूबसूरती देखकर तो क्रिस्टी भी कुछ पल के लिए चौंक गई थी और अब इनसिक्योर हो रही थी कि अगर अस्वस्थ कई को अपने पास रखेगा तो वो डेफिनेटली कुछ वक्त बाद उसको भी छोड़ देगा। कई की खूबसूरती क्रिस्टी को कहीं ना कहीं इनसिक्योर करा रही थी। फिर भी वो ये बात अस्वस्थ के सामने नहीं जता सकती थी। उसने फेस पर इस फेक स्माइल के साथ कहा, आई नो अस्वस्थ, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। तुम उस कही के लिए मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। कहने के साथ ही क्रिस्टी ने अपने ओर उसके ओर पर रख दिए और उसे किस करने लगी। थोड़ी देर में क्रिस्टी
और अस्वस्थ एक रूम में एक बेड पर एक दूसरे के साथ बेलिवास एक दूसरे के प्यार लुटाने में या कि अपनी भूख मिटाने में लगे हुए थे। इधर कही आज रूही और बच्चों के साथ मॉल आई हुई थी। उसने बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। वही रूही को भी अपने लिए कुछ लेना था, तो उसने ही कई के साथ मिलकर आज शॉपिंग की प्लानिंग बनाई थी। वैसे तो रियाज ने उसकी बुरी हालत कर दी थी, लेकिन फिर भी वो सुबह जल्दी उठकर अपनी प्लानिंग में लग चुकी थी, क्योंकि उसने ये बात पहले ही बोल दी थी, तो अब वो मना नहीं कर सकती थी। बच्चे आज अपनी मम्मा के साथ में आकर बहुत खुश थे और वो रूही के साथ भी काफी इंजॉय कर रहे थे। रूही बच्चों के साथ एकदम बच्चा बन जाती थी, इसलिए बच्चों को अपनी रूही बुआ के साथ बहुत मजा आता था। रूही की शॉपिंग बच्चों के साथ ही हो रही थी। कई ने रूही से कहा, रूही मुझे अपने लिए भी कुछ ड्रेस लेनी है, अगर तुम्हें भी लेनी है तो हम दोनों चलकर वहां अपने लिए ड्रेस ट्राई कर लें। तो रूही ने कहा, नहीं कही, मुझे अपने लिए ड्रेस नहीं लेनी है, तुम्हें लेना है तो तुम ले लो। मैं बच्चों को लेकर फूड कोर्ट में चली जाती हूँ और तुम्हारी शॉपिंग पूरी हो जाए तो तुम भी वहीं पर आ जाना। तो कहीं ने कहा, ये भी ठीक है, क्योंकि अगर मैं इनको साथ में लेकर गई तो ये मुझे कुछ खरीदने ही नहीं देंगे। तब तक तुम वहां जाकर अपने लिए और बच्चों के लिए कुछ ऑर्डर करो, मैं अपने लिए कुछ ड्रेस सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो रूही ने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और फूड कोर्ट की तरफ चल दी। वहीं कई ने अपने कदम लेडीज क्लोथिंग स्टोर की तरफ बढ़ा दिए। वहीं मॉल में कुछ लोग बराबर कहीं पर नजर बनाए हुए रखे हुए थे। इस वक्त वो बहुत सिंपल से कपड़ों में थी, इसलिए उन्हें देखकर कोई भी ये समझ नहीं सकता था कि वो आम आदमी है या कोई और है। लेकिन इसके साथ ही वो सभी आदमी उन बॉडीगार्ड्स की नजरों से बच भी रहे थे। वो किसी भी तरह से उन बॉडीगार्ड की नजरों में नहीं आ सकते थे, जो इस वक्त कहीं को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास ही घूम रहे थे। इसलिए अपने बिहेवियर को भी काफी नॉर्मल रख रहे थे, ताकि उन बॉडीगार्ड को भी किसी तरह का शक उन पर ना हो। उनके साथ ही कुछ लड़कियां भी थीं, ताकि वो लोग बिल्कुल एक फैमिली की तरह लगे। जैसे ही उन्होंने देखा कि कहीं लेडीज क्लोथिंग स्टोर की तरफ अकेली गई है, तो उसमें से एक आदमी ने दो लड़कियों को कुछ इशारा किया। उन लड़कियों ने हाँ में से लाया और कहीं के पीछे पीछे चली गई। कहीं ने अपने लिए कुछ ड्रेस पसंद की और उन्हें ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में चली गई। वे दोनों लड़कियों भी ड्रेस देखने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन बीच बीच में वो कहीं को भी देख रही थी। जब उन्होंने कहीं को चेंजिंग रूम में जाते हुए देखा, तो एक बार फिर उन दोनों ने आसपास नजर डाली। उन्होंने देखा कि वहां मौजूद बाकी सभी लेडीज अपनी शॉपिंग में बिजी हैं। उन्हें जब तसल्ली हो गई कि उनका रास्ता बिल्कुल क्लियर है और किसी का भी ध्यान उन दोनों पर नहीं है, तो उन्हें भी ये मौका सही लगा। उन दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को कुछ इशारा किया और उसके बाद वह भी चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। इधर रूही को बच्चों के साथ फूड कोर्ट आए हुए लगभग आधा घंटा बीत चुका था। उसने कहीं का फोन ट्राई किया, लेकिन कहीं का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। रूही ने फोन टेबल पर रखते हुए कहा, ये कहीं भी ना शॉपिंग करने में इतनी बिजी हो गई है कि एक बार मैसेज भी नहीं कर सकती। देखो फोन भी स्विच ऑफ है, जरूर उसने बैटरी चार्ज नहीं की होगी। अब क्या करूं, वापस जाऊं क्या उसके पास? उसने सोचा, चलो थोड़ी देर और वेट करती हूँ, वैसे भी ड्रेस सेलेक्ट करने में वक्त तो लगता ही है। इस तरह रूही को बैठे हुए करीब एक घंटा बीच बीत गया। अब रूही चेयर से खड़ी हुई बच्चों से कहा, चलो बच्चों, तुम्हारी मम्मा को यहीं लेकर आते हैं, उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो बच्चों ने अपनी चेयर से खड़े होते कहा, ठीक है बुआ, मम्मा को लेकर आते हैं। रूही दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर लेडीज क्लोथिंग स्टोर की तरफ बढ़ गई। उसने पूरे स्टोर में अपनी नजर डाली, पर उसे कहीं कहीं भी नजर नहीं आई, तो उसे लगा कि कहीं शायद चेंजिंग रूम में होगी, तो वो उसी तरफ चली गई। रूही ने एक एक करके सारे चेंजिंग रूम चेक कर लिए, कहीं उसे वहां नजर नहीं आई। अब रूही को थोड़ा अजीब फील होने लगा था कि कहीं तो उसके सामने ही इसी स्टोर की तरफ आई थी, तो फिर वहां यहाँ पर क्यों नहीं है, और फिर उसका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। उसने जाकर वहां के स्टाफ से भी पूछा, पर उनसे भी उसे कुछ पता नहीं चला। रूही अब अंदर ही अंदर घबरा रही थी, क्योंकि एक बार पहले भी कहीं के साथ ऐसा हो चुका था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन वह बच्चों के सामने अपनी घबराहट नहीं दिखा सकती थी। जब माही ने रूही से पूछा, बुआ मम्मा कहाँ है, वो तो यहीं आई थी ना? तो रूही ने कहा, हाँ तुम्हारी मम्मा शायद किसी दूसरी जगह चली गई है, तो हम उन्हें दूसरे स्टोर में चेक करते हैं, ठीक है? तो माही ने रूही से कहा, बुआ तो आप उन्हें फोन करके देख लो ना, वो कहाँ है, उन्हें बता दो कि हम उनका यहाँ वेट कर रहे हैं, तो वो यहीं पर आ जाएंगी ना? अब रूही भला उन छोटे से बच्चों से क्या कहती कि कहीं का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। रूही ने कुछ सोचकर अपने बॉडीगार्ड को कॉल किया और कहीं को पूरे मॉल में ढूंढने के लिए कहा। रूही का ऑर्डर मिलते ही वो लोग अलर्ट हो गए और पूरे मॉल में
कही की तलाश करने लगे। इसी के साथ उन्होंने वेदांत और रुद्र को भी इन्फॉर्म कर दिया कि कही के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। रूही बच्चों को लेकर वापस फूड कोर्ट की तरफ आ गई, क्योंकि वो बच्चों को डराना नहीं चाहती थी और मन ही मन प्रे कर रही थी कि कहीं जहाँ कहीं भी हो जल्दी से जल्दी मिल जाए। वह खुद को सिर्फ यही सोचकर तसल्ली दे रही थी कि होना हो कहीं किसी दूसरे स्टोर में गई होगी और उसका फोन चार्ज नहीं होने की वजह से डिस्चार्ज हो गया होगा। शायद इसी वजह से उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है और जल्दी उसके बॉडीगार्ड कहीं को ढूंढ कर ले ही आएंगे। वो अब घबराहट से अपनी हथेलियां रगड़ रही थी और पूरी कोशिश कर रही थी कि उसके चेहरे पर घबराहट नजर नहीं आए। जब काफी देर हो गई और कहीं का पता नहीं चला, तो रही ने रुद्र को फोन करके सारी बात बता दी कि कहीं का कुछ पता नहीं चल रहा है और पिछले 2 घंटे से उसका वेट कर रही हूँ और बच्चे भी इस वक्त मेरे साथ हैं। रुद्र ने रूही को वहीं लुकने के लिए कहा और तुरंत ही एक नंबर डायल करके किसी से कुछ बात की और फोन डिस्कनेक्ट करके केबिन से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में मॉल के बाहर कई सारी गाड़ियां आकर रुकी। उसके अंदर से काले कपड़ों में कई सारे बॉडीगार्ड बाहर निकल कर आए। उन सभी ने पूरे मॉल को खाली करवा दिया था। रुद्र और वेदांत दोनों ही अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर आए और अंदर की तरफ बढ़ गए। दोनों के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वेदांत कान में लगे ब्लूटूथ पर किसी से बात कर रहा था और उसे वहां की सारी सिचुएशन बता रहा था। रुद्र और वेदांत दोनों ही उस तरफ आए जहां रूही उसका बच्चों के साथ वेट कर रही थी। रूही काफी ज्यादा परेशान थी और डरी हुई बच्चों के साथ ही बैठी थी। अब वो बच्चों को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी। इधर रूही ने जब अपने भाइयों को देखा तो जल्दी से उनके पास और घबराकर आवाज में बोली, भाई, मैं काफी देर से कहीं का वेट कर रही हूँ पर कहीं का कुछ पता नहीं चल रहा। वो मुझसे कहकर गई थी कि वो लेडीज क्लोथिंग स्टोर की तरफ जा रही है। मेरे सामने वो स्टोर में गई भी थी और उसने ही कहा था कि फूड कोर्ट में मैं बच्चों के साथ उसका वेट करूं, पर काफी देर हो गई है, वो लौटकर नहीं आई। मैंने सारे चेंजिंग रूम चेक कर लिए, वहां के स्टाफ से भी पूछ लिया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा भाई वो कहाँ गई। कहते रूही की आवाज रुंध गई। वेदांत ने रूही को शांत करते हुए कहा, रूही 1 मिनट, रिलैक्स। फिर उसने बच्चों की तरफ देखकर कुछ इशारा किया तो रूही समझ गई कि वेदांत उससे क्या कहना चाहता है। रुद्र ने वेदांत की तरफ देखा और फिर बच्चों के पास जाते हुए कहा, हीर, माहिर, तुम दोनों बुआ के साथ घर जाओ। माहिर ने पूछा, पर चाचू, मम्मा कहाँ है? हम तो यहाँ मम्मा के साथ आए थे ना, इतनी देर से वो हमें क्यों भी नहीं मिल रही हैं? वही रुद्र ने भी फिर दूसरी तरफ देखा और वेदांत की तरफ जैसे पूछ रहा हो क्या कहूँ। वही हीर ने भी रुद्र से पूछा, हाँ चाचू, मम्मा मिल क्यों नहीं रही है? हम मम्मा के साथ घर जाएंगे। तब वेदांत उनकी तरफ आया और स्माइल करते हुए कहा, अरे तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें बताया नहीं, दरअसल वो ऑफिस से किसी काम के लिए बाहर गई हुई है। उन्होंने ही हमें फोन करके बुलाया था कि हम तुम्हें घर पहुंचा दें। अब दोनों मासूम बच्चों ने वेदांत की बातों पर भरोसा कर लिया और रूही के साथ वहां से घर के लिए जाने को तैयार हो गए। रुद्र वापस रूही के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रूही, बच्चों के सामने कुछ भी रिएक्ट मत करना। इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि इनकी मम्मा मिसिंग है। हम जल्द से जल्द रूही कहीं को कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे, ओके? तो रूही ने भी अपनी नम आंखों से रुद्र को देखते हुए कहा, भाई, कहीं को प्लीज जल्दी ढूंढ लेना, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, कहीं पहले की तरह। कहते हुए रूही का गला रुंध सा गया। रुद्र ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत करो बच्चा, हम कहीं को जरूर ढूंढ लेंगे, कुछ भी नहीं होगा उसे। तुम बच्चों को लेकर घर जाओ। रूही ने अब दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। रूही के वहां से जाते ही वेदांत ने एक नंबर डायल किया और कुछ बात करने के बाद फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इधर दूसरी तरफ एक घने जंगल के बीचों बीच में एक बड़े से फार्म हाउस में बड़े से रूम में बेड पर कहीं बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। उस रूम में नाम मात्र की रोशनी थी। तभी एकदम से उस रूम का डोर ओपन होता है और एक लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी का आदमी अंदर आया। उसकी नजर बेड पर लेटी हुई कहीं की तरफ गई, जिसका चेहरा चांद की रोशनी में काफी चमक रहा था। कहीं को देखते ही उसकी नजरें जैसे उस पर थमसी गईं। वो एक एक कदम बढ़ाते हुए बेड के पास आ गया और कुछ देर कहीं को देखने के बाद उसने अपने कदम सामने रखे सोफे की तरफ बढ़ा दिए। ये कोई और नहीं, अस्वस्थ राणा था। अस्वस्थ राणा सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ गया और एक सिगरेट सुलगाकर उसके कस लेने लगता है। सिगरेट के कस लेते हुए भी उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ कहीं पर टिकी हुई थी। उसका फेस एकदम से एक्सप्रेशन लेस था। कोई उसे देखकर कह नहीं सकता था कि इस वक्त वो क्या सोच रहा है। तभी कहीं को धीरे धीरे होश आने लगा और कहीं की हलचल देखकर अस्वस्थ राणा अपनी आंखें छोटी कर उसकी एक एक हरकत को गौर से देखने लगा। वो समझ गया था कि कहीं अब
बेहोशी से जागने वाली हैं। और ये देखकर उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने अपनी सिगरेट फर्श पर फेंकी और उसे जूते से रगड़कर खड़ा हो गया। उसने अपने कदम एक बार फिर कही की तरफ बढ़ा दिए। कही बेहोशी की हालत में कसमसा रही थी। अस्वस्थ राणा के हाथ खुद ब खुद कही के गालों पर चलने लगे और वो उसके गालों को अपनी उंगली से सहलाते हुए बोला, अब पता चला कि मेरा भाई विक्रम क्यों तुम्हें देखकर बहक गया था। तुम्हारा यह हुस्न अच्छे अच्छों की नियत खराब कर सकता है। कई ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन जब सामने किसी अनजान चेहरे को देखा तो एकदम से हड़बड़ाकर उठ गई। अभी भी उसका चिर चकरा रहा था। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और नसीली आंखों से असबस को देखते हुए बोली, कौन हो तुम? और मैं यहाँ कैसे? असबस राणा कही की आंखों में देखते हुए उसकी तरफ झुका और अजीब सी स्मेल के साथ बोला, इतनी भी क्या जल्दी है ये जानने की मैं कौन हूँ? बस इतना जान लो कि अब तुम मेरी कैद में हो। कही अस्वस्थ के इतना करीब आने से कही शॉक्ड हो गई और वो पीछे खिसकते हुए पीछे बैठ के हेड रेस्ट से जा लगी। और वो अपनी आंखें बड़ी कर अस्वस्थ की तरफ देखती बोली, मैंने पूछा मैं कहाँ हूँ और क्यों लेकर आए हो तुम मुझे यहाँ पर? अस्वस्थ ने अपना एक घुटना बेड पर टिकाया और उसके गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, इतने सवाल मत करो कही, क्योंकि तुम अभी इसी हालत में नहीं हो कि मुझसे सवाल पूछ सको। बस इतना जान लो कि तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी सांसें दोनों ही अब मेरी मुट्ठी में हैं। अब अपनी जिंदगी को बर्बाद होते देखने के लिए तैयार हो जाओ। कही कहते हो असबस के चेहरे पर एक शैतानियत नजर आ रही थी। उसने झटके से कही के चेहरे को छोड़ दिया, जिससे कही का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। असबस अब सीधा खड़ा हो गया और वो कही को ऊपर से नीचे तक अजीब सी नजरों से घूरने लगा। कही उसकी नजरें खुद पर महसूस कर पा रही थी, इसलिए वो डर से अपने आप में सिमटने लगी, क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, ना अस्वस्थ की निगाहें और ना ही उसके इरादे। तभी रूम में एक लड़की आई। ये कोई और नहीं, क्रिस्टी थी। क्रिस्टी रूम में आकर अस्वस्थ के पीछे खड़ी हो गई और एक नजर कही को देखने लगी। कही को देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब से एक्सप्रेशन थे, जिसमें जलन और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। क्रिस्टी ने अस्वस्थ कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेबी अब क्या करना है इसका? मेरी बात मानो तो इसे अभी इसी वक्त खत्म कर दो। तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा और वैसे भी इसका मरना भी बेहतर ही है। क्रिस्टी चाहती यही थी कि अस्वस्थ कही को मार दे, इससे उसकी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। अस्वस्थ ने मुड़कर क्रिस्टी की तरफ देखा, घूरते हुए कहा, मुझे किसके साथ क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ। और क्या मैंने तुमसे इस बारे में कोई सलाह मांगी? अस्वस्थ की गुस्से से लाल आंखों को देखकर कुछ पल के लिए तो क्रिस्टी सहम सी गई। उसने अपना हाथ उसके कंधे से हटा लिया और कुछ कदम पीछे ले लिए। वो हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी ना कि तुम इसे अपना बदला पूरा करने के लिए तो लेकर आए हो, तो बस इसीलिए। बाकी तुम्हें जो करना है तुम वो करो। अस्वस्थ ने एक बार फिर अपनी नजरें कहीं पर जमा ली और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, क्रिस्टी अब तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारा भी यहाँ कोई काम नहीं है। क्रिस्टी ने एक बार फिर कुछ कहना चाहा, पर बेबी मैं तो, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाती। अस्वस्थ ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से। अस्वस्थ के गुस्से से देखकर क्रिस्टी की आधी बात डर की वजह से उसके मुंह में रह गई। क्रिस्टी ने हैरानी से अस्वस्थ की तरफ देखा और फिर एक जलती हुई नजरों से कही की तरफ, जो अपना सिर झुकाए हुए घुटनों को पकड़े हुए खुद में ही सिमटी हुई थी। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नजर उठाकर अस्वस्थ की तरफ भी देख ले। कई को देखकर क्रिस्टी की मुट्ठियां गुस्से से कस गईं। उसका मन तो कर रहा था कि वो खुद कही की जान ले ले, पर अस्वस्थ के रहते वो ऐसा नहीं कर सकती थी। इसका खामियाजा फिर क्रिस्टी को भी भुगतना पड़ सकता था। इसलिए क्रिस्टी ने आगे कुछ भी कहना सही नहीं समझा और ना चाहते हुए रूम से बाहर निकल गई। अस्वस्थ ने फिर कही की तरफ देखा, जो सहमी हुई बेड पर बैठी हुई थी। अस्वस्थ एक बार फिर बेड की तरफ बढ़ा और कही के बालों को अपनी पकड़ में कसते उसका चेहरा ऊपर कर लिया। कई की आंखों में आंसू रुके होने की वजह से उसकी आंखें एकदम लाल नजर आ रही थी। वो सहमी हुई नजरों से अस्पष्ट को देख रही थी। वहीं अस्पष्ट ने उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, इस उम्मीद में मत रहना कही कि तुम्हें कोई बचाने आएगा, क्योंकि तुम्हें बचाने वाला तो कब का इस दुनिया से छोड़कर जा चुका है। इसलिए अब तुम इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी, तुम्हें अब पूरी जिंदगी मेरी कैद में रहकर ही बितानी है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसलिए जल्द से जल्द तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो। कहते हो अस्वस्थ लस्ट भरी नजरों से कही की आंखों से होते हुए उसके गुलाबी होठों को देखने लगा, जो डर की वजह से कांप रहे थे। वो अब धीरे से उसके होठों की तरफ झुकने लगा।
कही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में रुके हुए आंसू बहकर उसके गालों पर आ गए। कही ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, पर अस्वस्थ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इससे पहले कि वो कही के होठों को छू पाता, उसका फोन रिंग करने लगा। उसने झटके से कही के बालों को छोड़ा और अपनी पॉकेट से फोन निकालकर अपने कान पर लगा लिया। फोन पर बात करने के दौरान भी अस्वस्थ ने एक पल के लिए भी अपनी नजरें कही के चेहरे से नहीं हटाई। फोन को वापस पॉकेट में रखकर वो कही के करीब एक बार फिर झुका और एक डेविल स्माइल के साथ बोला, ये मत समझना कि तुम मुझसे बच गई हो। अभी 2 घंटे में वापिस आता हूँ। उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि किसी काम को अधूरा छोड़ना मेरी आदत नहीं। कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। अस्वस्थ के ऐसे झटके से छोड़ने की वजह से कई मुंह के बल बेड पर गिर गई थी और वो कुछ देर तक तो उसी पोजीशन में लेटी रही। उसकी आंखों से आंसू बहकर बेड पर गिरने लगे थे। उसके होठ धीरे से हिले। मुझे पता है तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। तब तक तुम्हारी कही हार नहीं मानेगी रणविजय, और ना ही वो कमजोर नहीं पड़ेगी। कहते उसके होठों पर एक दर्द भरी स्माइल आ गई। फिर कही सीधी होकर बैठ गई और पूरे रूम में सरसरी निगाहों से कुछ ढूंढते हुए बोली, पर तब तक मुझे खुद को किसी भी तरह से सेफ रखना होगा। मैं इस शैतान के इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। तभी कही को रूम में कुछ ऐसा नजर आया कि उसकी आंखों में चमक नजर आने लगी और एक राहत भी नजर आने लगी। सो क्या नजर आया कही को? क्या वो अस्वस्थ राणा के चंगुल से बाहर निकल पाएगी? क्या होगा इस स्टोरी में आगे? क्या रणविजय कही को बचा पाएगा? और क्या होगा जब अस्वस्थ को पता चलेगा कि रणविजय रॉय कपूर तो जिंदा है? जानने के लिए बने रही हमारी स्टोरी द साइलेंट इंक पर तेरे लिए। आई होप माय डियर लिसनर्स आपको स्टोरी पसंद आ रही है। सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू।